6 अप्रैल 2026 को, जैसा कि मैंने कहा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है उसका पहला स्टेप जो है हमने पूरा किया कल्पक्कम में। अब देखो, होमी जहांगीर भाभा जो है, इन्होंने कार्य शुरू कर दिया था। देश की आजादी से पहले ही 1945 में ही टीएफआईआर की स्थापना कर दी गई थी, टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कर दी गई थी इनके द्वारा। और उसके बाद इन्होंने अपना जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम चलाया उसको 3 स्टेज प्रोग्राम के तहत रखा था। अब देखिए कितनी दूरदर्शी सोच थी इनकी, ये आज आपको हम बताएंगे कि इनका जो 3 स्टेज प्रोग्राम था जो पहले से था वो क्या था। लेकिन इन सबको समझने से पहले, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा सा सरल से सरल भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चीजों को थोड़ा सा समझिए। देखिए, जैसे कि दुनिया में हम कहते हैं कि 118 एलिमेंट पाए जाते हैं। इन 18 एलिमेंट्स में से कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक प्रकार के अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं, अस्थायी तत्व होते हैं, और ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए रेडिएशंस को निकालते हैं, एनर्जी को निकालते हैं रेडिएशन के रूप में। और ये जो एनर्जी रेडिएशन होते हैं, इनकी रेडिएशन की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि इससे आप विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं। और इसी को अगर आप नियंत्रित वे में लें तो ऊर्जा बना सकते हैं, विद्युत ऊर्जा। और जब अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस का उपयोग करें तो इसी से परमाणु बम बन जाता है। तो ये जो पदार्थ होते हैं जो रेडिएशंस पर आधारित होते हैं, रेडिएशंस लीक करते हैं या रेडिएशन छोड़ते हैं, ये ज्यादातर जो हम कह रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे पदार्थ हैं, लेकिन जो भारी तत्व हैं, भारी तत्व जैसे कि मान लीजिए यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 238 है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, ये जो जितने भी भारी तत्व हैं इन सब में ये विशेषता पाई जाती है। लेकिन ये पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिए। दो प्रकार के पदार्थ, एक होते हैं फिसाइल मटेरियल जिनको विखंडनीय पदार्थ कहते हैं, एक होते हैं फर्टाइल मटेरियल जिनको उर्वर या प्रजनक पदार्थ कहते हैं। इनमें थोड़ा सा अंतर समझिए। यहां पर देखिए, फिजाइल मटेरियल का मतलब क्या है। जैसे कि यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235 की खास बात होती है कि अगर इस पर आप कोई भी न्यूट्रॉन की बौछार करेंगे तो ये अपने आप टूटने लग जाता है, विखंडित होने लग जाता है। और जब ये विखंडित होता है तो उस समय इसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। एनर्जी का कारण क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन पहले जो पदार्थ है विखंडनीय पदार्थ, वो समझिए। यूरेनियम 235 है, प्लूटोनियम 239 है और यूरेनियम 233 है। ये यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। एक प्लूटोनियम जो है वो अलग पदार्थ हो गया, फिर थोरियम हो गया। ये विखंडनीय पदार्थ है, मतलब नाभिकीय ऊर्जा बनाने के लिए इन्हीं पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इनमें नाभिकीय विखंडन आसानी से हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो पदार्थ होते हैं इनको कहते हैं फर्टाइल मटेरियल। फर्टाइल मटेरियल एक प्रकार का ऐसा मटेरियल है जो खुद एनर्जी के रूप में काम नहीं आएगा, क्योंकि ये विखंडनीय नहीं होता है, ये फिजिबल नहीं होता है। लेकिन इसको एक कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। इस पर जब न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो इसमें ट्रांसम्यूटेशन हो जाता है। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब ये एक तत्व दूसरे तत्व में बदल जाता है। तो उनका उपयोग हम बाद में कर सकते हैं। जैसे कि इस पर न्यूट्रॉन की बौछार की, और इसमें कौन से आते हैं, यूरेनियम 238 है, थोरियम 232 है। तो इसमें जब न्यूट्रॉन का अवशोषण होता है तो इनमें रूपांतरण हो जाता है या तत्वांतरण हो जाता है, और ये प्लूटोनियम 239 या यूरेनियम 233 में बदल जाते हैं। कहने का मतलब ये वाले पदार्थ किसमें बदल जाते हैं, इसको कहते हैं तत्वांतरण। तत्वांतरण। तो देखो, थोरियम को देख लो आप, थोरियम 232 की जिसकी हम बात कर रहे हैं और यूरेनियम 238, ये दोनों ही उर्वर पदार्थ हैं, मतलब फर्टाइल है, फिजिबल नहीं है, फिजाइल नहीं है। अब ये फर्टाइल है तो इसका मतलब डायरेक्ट इनसे एनर्जी नहीं मिल सकती। अब दिक्कत क्या है वो समझिए। दिक्कत ये है कि जो हम, एक पदार्थ होता है यूरेनाइट, यूरेनाइट U3O8। अब यूरेनाइट में से, या फिर पिंच ब्लेंड एक पदार्थ होता है, इसमें से जब यूरेनियम निकाला जाता है तो जो 92 यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, इनका अगर आप एक तरीके से कंपैरिजन देखें इनकी मात्रा का, यानी ये प्रकृति में पाया जाता है पदार्थ, इसमें से यूरेनियम के आइसोटोप मिलते हैं। यूरेनियम 235 मिलता है मात्र 0.7%, और यूरेनियम 238 मिलता है 99.3%। इसका मतलब आप जो फिजिबल मटेरियल की बात कर रहे हैं, फिजाइल मटेरियल की बात कर रहे हैं, वो मात्र 0.7% है। और जो आपका दूसरा पदार्थ है वो 238 जो है, यूरेनियम 238, वो 99.3% है, जो कि उर्वर पदार्थ है जिससे डायरेक्ट एनर्जी नहीं बनाई जा सकती। दूसरी तरफ थोरियम का भंडार भारत में भरा पड़ा है। अब भारत में भरा पड़ा है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे क्योंकि वो एक उर्वर पदार्थ है। तो कहने का मतलब ये दोनों ही पदार्थ जो ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, आप इससे यूरेनियम से निकालोगे, यूरेनाइट से, पिंच ब्लेंड से,
तो ये पदार्थ मिलेगा यूरेनियम 238, और थोरियम जो है वो डायरेक्ट आपको मिल रहा है, लेकिन वो उर्वर पदार्थ है, वो फिजाइल मटेरियल नहीं है। तो दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि ये बात डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को पता थी कि भाई हमारे पास थोरियम बहुत है, लेकिन अब हम थोरियम से डायरेक्ट एनर्जी निकालने की तकनीक हमारे पास नहीं है। तो भविष्य में कभी ना कभी हम इस तकनीक को विकसित करेंगे। फिजिक्स के वो ज्ञाता थे भाभा साहब, तो ज्ञाता थे तो उनको पता था कि हम कहीं ना कहीं ट्रांसम्यूटेशन जो है प्रोसेस को खोज लेंगे। अब ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस खोजेंगे तो उसमें न्यूट्रॉन की बौछार करनी पड़ेगी, और वो भी लगातार न्यूट्रॉन की बौछार होनी चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि इसका रिजल्ट भी कहां से निकलेगा? रिएक्टर से ही निकलेगा। यानी एक रिएक्टर से दूसरे रिएक्टर, तीसरे रिएक्टर, इस तरीके से हम क्या करेंगे? थोरियम का उपयोग करेंगे। अब कैसे करेंगे, ये कहानी कैसे गढ़ी गई उसको समझेंगे, लेकिन अब उससे पहले ये चीज समझो कि परमाणु रिएक्टर कैसे काम करते हैं। एक चीज रिएक्टर में छोटी छोटी चीजें, कुछ चीजें समझ लो। देखो ये रिएक्टर है, इस रिएक्टर का जो अंदर का भाग है इसको कहते हैं कोर। यहां पर जो यूरेनियम है वो भरा जाता है, और बाहर जो होता है, बाहर इस पदार्थ को कहते हैं ब्लैंकेट। ब्लैंकेट, वहां पर जो है वो पदार्थ भरा जाता है जो कि फर्टाइल है। यानी इसमें तो भरा जाएगा फिजाइल मटेरियल जिसका विखंडन होना है, और बाहर जो पदार्थ भरा जाता है, जो इसमें से बच जाता है बाहर एक तरीके से, वो पदार्थ होता है फर्टाइल मटेरियल। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि जो यूरेनियम आपने डाल दिया, इस पे न्यूट्रॉन की बौछार करते, यूरेनियम देखिए 235, इस पे न्यूट्रॉन की बौछार की, तो इस यूरेनियम का विखंडन होगा। विखंडन होगा तो ये दो पदार्थों में, बेरियम और क्रिप्टॉन में परिवर्तित हो जाता है। ये पदार्थ कहीं काम नहीं आते, लेकिन इसमें 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और इसमें साथ में एनर्जी निकलती है। एनर्जी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन है, ये नए 3 यूरेनियम के परमाणुओं को तोड़ सकते हैं, लेकिन 3, अगर आपने ये छोड़ दिए 3, तो ये 3 नए यूरेनियम को तोड़ेंगे, फिर वो 3 जो है नए 9 को तोड़ेंगे, फिर 27, फिर 81। अगर ऐसे आपने छोड़ दिया तो इसको कहते हैं अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, और इससे परमाणु बम बन जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। तो करते क्या है कि यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन जो बने हैं, उनमें से 2 न्यूट्रॉन को सोख लिया जाता है, कैडमियम की रोड वगैरह लगा दी जाती है। एक न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम को विखंडित करने के लिए छोड़ा जाता है, और इस तरीके से लगातार यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती जाती है। यानी हर बार एक यूरेनियम, एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम के नाभिक को तोड़ेगा, और उससे क्या निकलेगी? एनर्जी। एनर्जी कैसे निकलती है ये आपको बता दें, E=mc², आइंस्टीन का फॉर्मूला है। इसमें कहा जाता है कि मास में अगर कोई कमी हुई है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एनर्जी में। ये ऊर्जा द्रव्यमान सापेक्षिकता का सिद्धांत है। तो यहां पर यूरेनियम की बात करें हम, और इन पदार्थों की बात करें, तो इनका जो द्रव्यमान है वो इसकी तुलना में कम बैठता है। जो द्रव्यमान में कमी आई वो किस में बदल गई? ऊर्जा में बदल गई। तो इस तरीके से ऊर्जा यहाँ पर बहुत ज्यादा निकलती है। अब इस ऊर्जा से क्या किया जाता है? पानी को गर्म किया जाता है, पानी से भाप बनती है। पानी गर्म होगा तो भाप बनेगी, भाप बनेगी तो भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है, और इससे जनरेटर लगा हुआ है। तो टरबाइन जो उपकरण है वो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, और आपको क्या मिल जाती है? विद्युत ऊर्जा मिल जाती है। तो इस तरीके से कोई भी रिएक्टर काम करता है। रिएक्टर समझ गए होंगे आप। कोर जो होता है उसमें हम क्या करते हैं? फिजाइल मटेरियल यानी विखंडनीय पदार्थ का विखंडन करते हैं, उससे ऊर्जा बनती है, ऊर्जा से हम टरबाइन को घुमाते हैं और उससे विद्युत ऊर्जा बन जाती है। ठीक है, ये यहां पर देख सकते हैं, इस तरीके से विखंडन होगा, न्यूट्रॉन मुक्त होंगे, 3 न्यूट्रॉन मुक्त होंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब 2 को हम सोख देंगे, सोख लेंगे, यानी इसमें कैडमियम की रॉड किससे सुखा दिया जाएगा? सोख लिया जाएगा, ताकि यहां पर अगर 3 न्यूट्रॉन चले गए आगे तो एनर्जी इतनी ज्यादा होगी आपसे वो संभलेगी नहीं। उसी को एटम बॉम्ब कहते हैं। तो यहां पर आपको रिएक्टर के अंदर क्या करना है? संतुलित और नियंत्रित ऊर्जा बनानी है। तो एक ही न्यूट्रॉन को स्वतंत्र छोड़ा जाता है। चलिए, अब देखो यहाँ पर अलग अलग पदार्थ यूज किए जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, न्यूट्रॉन को सोखने के लिए कैडमियम की रॉड ली जाती है, तो इसको नियंत्रक क्षण कहते हैं हम। ठीक है, नियंत्रण क्षण कहते हैं। बोरोन की रॉड भी ले लेते हैं। कई बार हमें जो रिएक्शंस होती हैं उसको भी धीमा करना होता है, उसको कहते हैं मॉडरेटर। मॉडरेटर के रूप में भारी जल का उपयोग या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, और इसमें जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बनता है एनर्जी के कारण, उसके लिए हम शीतलक यानी कूलेंट उपयोग में लेते हैं, जैसे कि पानी, भारी जल या तरल सोडियम, इनका उपयोग करते हैं। चलिए, अब देखो होता क्या है, सुनिए। ऐसे रिएक्टर क्या हुए? डेवलप हुए। अब रिएक्टर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं वो समझिए। रिएक्टर को अगर आप डिवाइड करेंगे तो न्यूट्रॉन की ऊर्जा के आधार पर 2 प्रकार के हैं। एक होते हैं थर्मल रिएक्टर, एक होते हैं फास्ट रिएक्टर। थर्मल रिएक्टर का मतलब है इसमें न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना होता है, मंदक के रूप में न्यूट्रॉन का उपयोग करना होता है। और फास्ट रिएक्टर जो है, ये तीव्र गति वाले न्यूट्रॉन का उपयोग करना होता है इसमें यानी किसी प्रकार का मंदक नहीं लगा होता। तो आज जो हमने बनाया है, पहले हम जो बना चुके हैं PHWR,
PHLWR, ये तो पहले वाले रिएक्टर हैं जो थर्मल रिएक्टर कहलाते हैं। लेकिन अभी हमने जो बनाया है वो कौन सा है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसमें न्यूट्रॉन हाई स्पीड से हमें यूज करने होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का मॉडरेटर यानी मंदक नहीं लगाया जाता जो न्यूट्रॉन की गति को धीमा करे। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से रिएक्टर हैं, PHWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, PWR प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, VWR VVR जिसको हम कह सकते हैं PWR होता है ये, और ये होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। यानी ये सब रिएक्टर हम पहले बना चुके हैं, अब हम बना रहे कौन सा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब इससे जो आगे बनेगा वो एडवांस टाइप का होगा, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर AHWR। अब उसकी बात हम चर्चा करेंगे कि कैसे वो काम करेगा। देखो इनमें और कोई अंतर नहीं होता, अलग अलग प्रक्रिया के साथ में यहाँ पर क्या किया जाता है, पानी को यूज में लिया जाता है और मंदक प्रशीतक इनकी जो है इनका उपयोग किया जाता है। भारत में सबसे अधिक उपयोग जो है वो किसका होता है, PHWR का, स्वदेशी तकनीक से इसे डेवलप किया है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय PWR है, जैसे कि हमारा कोडनकुलम है, और BBWR, इसमें पानी को सीधे कोर के अंदर उबाला जाता है। अब यहाँ की जो बात कर रहे हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इस पे आप आ जाइए, इस पे आ जाइए। सबसे पहले समझिए कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है उनको ब्रीडर रिएक्टर क्यों कहते हैं। देखो ये जो प्लान है ना, ये है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का। होमी जहांगीर भाभा ने ये सोचा था कि सबसे पहले हम PHWR बनाएंगे, फिर उसके बाद फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाएंगे, और तीसरे चरण में हम थोरियम आधारित रिएक्टर बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये हम पहले ही बना चुके थे। आज हम कौन सी स्टेज में आ गए हैं, दूसरी स्टेज में, और आने वाला जो समय है वो किसका है, थोरियम। ये जो है जरूरी था, ये बन गया, तो अब इसे बनाने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी वो समझिए, आपको बताते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा थोरियम का भंडार भारत में है। देखिए कई बार 25% बताया जाता है, 40% बताया जाता है, लेकिन कई जो है रिसर्च ऐसी आई है कि भारत में 50 से 60% तक थोरियम का भंडार हो सकता है। केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर जिसको मोनोजाइट बेल्ट कहते हैं, वहां पर ये थोरियम जो है भरा पड़ा है, भंडार इसके। अब देखो सुनो, यहाँ पर जो हमारा ये प्रोसेस है ये कैसे काम करता है अब आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए आप कि PHWR रिएक्टर हमने फर्स्ट टाइप के जो है वो बनाए। ये सारे रिएक्टर मिलकर काम करेंगे तब हमारा काम बनेगा। अब देखो जो PHWR था, जिसे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर कह रहे थे, इसमें आपने क्या किया, यहाँ जो कोर है इसमें यूरेनियम डाला, यूरेनियम 235 डाला, ठीक है, सॉरी यूरेनियम डाला, यूरेनियम का ऑक्साइड जो है वो लिया। अब इसमें हुआ क्या कि यूरेनियम 235 निकला और साथ में यूरेनियम 238 निकला, लेकिन 235 बहुत कम, 0.7%, और ये जो है ये यूरेनियम 238। अब यूरेनियम 238 जो है वो तो ब्लैंकेट में होता है, बाहर की इसमें ब्लैंकेट में, और जो फिजाइल मटेरियल के रूप में, विखंडनीय पदार्थ के रूप में काम आ रहा है वो कौन सा है, 235। ठीक है, अब हुआ क्या कि यूरेनियम 235 का विखंडन हुआ। यूरेनियम 235 का विखंडन होगा तो उससे जो न्यूट्रॉन मुक्त होंगे, जो न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं वो यूरेनियम 238 को तोड़ने का प्रयास करते हैं, और यूरेनियम 238 जब टूटता है तो फिर यहां पर देखिए लास्ट में आपको क्या मिलेगा, प्लूटोनियम 239। तो जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस ये किस में होता है, ये आपका प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है इसमें होता है। इसमें आप एक मिक्स्ड ईंधन का उपयोग कर लेते हैं, और मिक्स्ड ईंधन का जब उपयोग करते हैं तो यहां पर आपका जो यूरेनियम 238 बना था, यूरेनियम 238, उसको हम क्या करेंगे, ब्लैंकेट के रूप में उपयोग में ले लेंगे। देखिए पहले चरण में तो आपका क्या हुआ, विखंडन हुआ 235 का, यहां पर यूरेनियम 238 बना। यूरेनियम 238 को आपने जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर था उसके ब्लैंकेट में भर दिया। अब ब्लैंकेट में भर दिया तो यहां पर आपने जो ईंधन लिया वो ईंधन मिक्स ऑक्साइड था, जिसमें प्लूटोनियम 239 जो है उसको मुख्य ईंधन के रूप में काम में लिया गया। वहां यूरेनियम को तोड़ा, यहां प्लूटोनियम को तोड़ा। अब जितना प्लूटोनियम आपने तोड़ा, जितना प्लूटोनियम आपने तोड़ा, उससे ज्यादा प्लूटोनियम यहां बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि ये जो बाहर यूरेनियम 238 है, इसको यहां से जो प्लूटोनियम के टूटने से जो न्यूट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, वो न्यूट्रॉन इस यूरेनियम 238 को तोड़ेंगे, और यहां पर क्या होगा, देखिए ब्लैंकेट में 238 और कोर में क्या लिया आपने, यहां पर प्लूटोनियम 239। तो इस तरीके से प्लूटोनियम की उतनी मात्रा बनेगी। यहां पर मान लिए मात्रा 2 थी तो यहां पर 20 बनेगी, यानी इससे 10 गुना जो है मात्रा बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये एक तरीके से इस तरीके से है कि मूलधन खर्च करके ब्याज कमाने जैसा है। यानी आपने जितना प्लूटोनियम 239 इसमें भरा था कोर में, बाहर ब्लैंकेट में यूरेनियम 238 था, प्लूटोनियम 239 के टूटने से जो न्यूट्रॉन मुक्त हुए, उन्होंने
यूरेनियम 238 पर अटैक किया, यूरेनियम 238 पर अटैक हुआ तो उससे क्या बन गया, प्लूटोनियम 239, यानी तत्वांतरण हो गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा बनती है। तो ये पदार्थ जो है आप इसमें जो इसके स्टेप हैं वो इनको समझ सकते हैं। पीएचडब्ल्यूआर से फास्ट जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, यहां पर आपका प्लूटोनियम 239 जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बन जाएगा। अब देखो, इस पूरे प्रोसेस की हम बात करें कि प्लूटोनियम 239 जो आपका बन गया, अब इसका आगे क्या करना है, थोरियम से इसे कनेक्ट कैसे करेंगे। थोरियम से कनेक्ट समझिए कि थोरियम जो है वो आपका फिजाइल मटेरियल नहीं है, वो कैसा मटेरियल है, फर्टाइल है, तो उसका डायरेक्ट विखंडन नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे, फिर जो तीसरे चरण के AHWR टाइप के जो रिएक्टर बनाएंगे, वहां पर इस थोरियम जो है, थोरियम 232, इसको यहां पर उपयोग में लिया जाएगा। यानी थोरियम देखिए स्वयं एक ईंधन नहीं है, यह उर्वर सामग्री है, विखंडनीय नहीं, इसे ऊर्जा पैदा करने के लिए यूरेनियम 233 में बदलना पड़ेगा। अब यूरेनियम 233 में कैसे बदला जाएगा, दूसरे चरण के अंतिम दौर में हम यूरेनियम ब्लैंकेट की जगह थोरियम ब्लैंकेट का उपयोग शुरू करेंगे, और इससे क्या होगा, इससे यूरेनियम 233 बनेगा। प्लूटोनियम के विखंडन से निकलने वाले न्यूट्रॉन जब थोरियम 232 द्वारा सोख लिए जाते हैं तो वह यूरेनियम 233 में बदल जाते हैं। यानी पहले चरण में आपने यहां पर जो काम किया उससे आगे का दूसरा, फिर तीसरा। अगर मैं फाइनली इसको समराइज करूं तो देखो ध्यान से सुनो, आपने क्या किया था, जो आपका पहला था पीएचडब्ल्यूआर, वहां पर यूरेनियम 235 को तोड़ा था, और ब्लैंकेट में जो यूरेनियम 238 जो है उस पर न्यूट्रॉन की बौछार हुई थी, तो उससे क्या बना, प्लूटोनियम 239। अब प्लूटोनियम 239 जो है उसको आपने क्या किया, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उनमें इसको डाला, और यहां पर जब आपने डाला तो इसके बाहर जो है आपने थोरियम भर दिया, तो थोरियम पर न्यूट्रॉन की बौछार होगी, क्योंकि प्लूटोनियम 239 से जो विखंडन हो रहा है उससे न्यूट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, और जो थोरियम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरेनियम 233 में। तो थोरियम 232 का डायरेक्ट एनर्जी प्राप्त करने के लिए उपयोग नहीं हो सकता, लेकिन हमने इसे किस में बदल दिया, यूरेनियम 233 में। और अब हम तीसरे चरण का जो हमारा स्टेप थर्ड यानी जो रिएक्टर बनेंगे उसमें यूरेनियम 233 जो कि हमने यहां से प्राप्त कर लिया और थोरियम 232, इनको मिक्स रूप में काम में लेंगे, और इससे हमारे पास में लगातार ऊर्जा का साधन बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसकी कमी कुछ भी नहीं है, थोरियम की कमी नहीं है। थोरियम यहां भी यूज कर रहे हैं हम, और यहां भी थोरियम जो है उसी से प्राप्त कर रहे हैं, यूरेनियम 233 दूसरे चरण में। तो अगले 300 वर्षों तक आपको एनर्जी मिल सकती है, इतना ज्यादा इससे फायदा है, समझ रहे हैं? यानी एक आप रिएक्टर से दूसरे रिएक्टर और तीसरे रिएक्टर में एक तरीके से थोरियम का उपयोग करने में सक्षम हो जाएंगे। यहां अगर आप बात करें कि भाई ऊर्जा घनत्व और इनकी विशेषताओं की बात करें, पहली बात तो यह है कि हमारे पास थोरियम है बहुत ज्यादा। दूसरी बात यह है कि थोरियम इतना ज्यादा एनर्जी के लिए अच्छा पदार्थ क्यों माना जाता है, तो वो समझिए आप, इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। 1 टन थोरियम अगर आपने लिया है, 3,500 टन कोयले के बराबर और 250 टन यूरेनियम के बराबर ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और अभी तक जो हम एनर्जी बाहर से मंगा रहे हैं वो सारी एनर्जी जो है हमें कहीं से आयात नहीं करनी पड़ेगी, और बल्कि हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं भविष्य में।